Hello everyone, we are going to start class 6th NCERT History Chapter 9 New Empires and Kingdoms। तो इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आप सिर्फ अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, समझते रहना। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को समझते रहना, आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह आ जाएगा। अरविंद प्लेज अ किंग। तो स्कूल के प्ले में अरविंद को चूज किया गया था एक किंग की तरह एक्ट करने के लिए। तो एक्सपेक्टेड था कि वो स्प्लेंडेड ड्रॉप्स, मतलब थोड़ा वेस्ट साइड के किंग्स जैसे वो कपड़े पहनते हैं ना, उन्हें रोब्स कहते हैं। तो स्प्लेंडेड रोब्स में वो एकदम गंभीरता से मार्च करेगा, अपनी मुस्टैच को ट्वॉल करेगा, मतलब ताव देगा, घुमाएगा, और एक सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड, वो पूरी एक्साइटमेंट से उसको संभालेगा। तो लेकिन वो सरप्राइज हो गया जब उसे बताया गया कि उसे बैठना है और एक वीणा प्ले करनी है, वीणा बजानी है और एक पोएट्री रिसाइट करनी है। तो सोचता है एक म्यूजिशियन किंग, ऐसा कौन होगा। तो अरविंद को सपोज किया गया था कि वो एक्ट करेगा समुद्रगुप्त की तरह। समुद्रगुप्त एक फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में काफी इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, बड़ी इंस्क्रिप्शन है जो कि एक अलाहाबाद पे लोकेटेड अशोकन पिलर पे इंस्क्राइब थी। ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसे, और इस इंस्क्रिप्शन को पोएट हरिशेन ने एक काव्य के रूप में कंपोज किया गया है। हरिशेन समुद्रगुप्त के कोर्ट में पोएट भी थे और एक मिनिस्टर भी थे। ये इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल तरह की इंस्क्रिप्शन है जिसे प्राशस्ती कहा जाता है। प्राशस्ती एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ही होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब तारीफ में। तो प्राशस्ती जो बनती थी ये ना, इनके बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 8 में भी। कुछ रूलर्स के लिए बनती थी, जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के लिए भी बनी थी, लेकिन गुप्तास के टाइम से काफी इंपॉर्टेंट हो गई है प्राशस्ती। समुद्रगुप्तास प्राशस्ती। तो देखो, समुद्रगुप्त की प्राशस्ती हमें कुछ इस तरह से समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। वो कुछ ग्लोइंग टर्म्स में समुद्रगुप्त को प्रेज करती है, जैसे एक वॉरियर की तरह, एक ऐसा किंग जिसने कई बैटल्स जीती है, जो कि एक लर्नड और बेस्ट है पॉइंट्स में, और उन्हें उन प्राशस्तीज में इक्वल टू गॉड्स, इक्वल टू द गॉड्स भी दिया गया है, मतलब देवतुल्य। और ये प्राशस्तीज काफी, प्राशस्ती है ना, काफी बड़े सेंटेंसेस में कंपोज्ड है। उसका एक पार्ट आपको अभी दिखाते हैं। जैसे ये रहा, इसमें समुद्रगुप्त को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। समुद्रगुप्त द वॉरियर, जिनकी बॉडी बहुत चार्मिंग है, जिसमें पूरा ये जो मार्क्स है ना इन सभी वेपन्स के, इन सब से सुंदरता इन्हें मिल रही है। ऐसे 100, ऐसे कई सैकड़ों मार्क्स है इन सभी वेपन्स के समुद्रगुप्त की बॉडी पे। वेपन्स जैसे हो जाते हैं बैटल एक्सिस, कुल्हाड़े, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब डार्ट्स, स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब्स, जेवलिन्स, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज, और भी कई वेपन्स है। तो अगर हम मैप 7 को देखें, जो मतलब मैप नीचे है, ये वाला मैप, ये मैप 7 है। तो इस मैप में ना जो एरियाज ग्रीन से मार्क थे वो हमने देखे। तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, ये आपको बताता हूँ अभी। ये जो मैप है ना, ये एक प्राशस्ती में जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर बेस्ड है। तो हम इसमें नोटिस करेंगे कुछ एरियाज ग्रीन में भी है, और कई सारी रेड डॉट्स भी है सी ईस्ट कोस्ट के अलोंग, और एरियाज पर्पल और ब्लू में भी है। इनके बारे में हरीशेन डिस्क्राइब करते हैं फोर, कि भाई 4 तरह के रूलर्स थे और समुद्रगुप्त की उनकी तरफ क्या पॉलिसीज थी। तो जो एरिया इधर ग्रीन में शेडेड है ना इस मैप में, देखो आप, ग्रीन में जो एरिया शेडेड है, इधर आर्यव्रत के 9 रूलर्स थे। देखिए इधर बताते हैं, तो इधर आर्यव्रत के 9 रूलर्स थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने उखाड़ दिया और उधर उन्हें अपनी किंगडम का पार्ट बना लिया, ये ग्रीन वाले एरिया को। और जो दक्षिण पथ के रूलर्स थे, जो कि 12 रूलर्स थे जिनकी कैपिटल्स रेड डॉट से मार्क्ड है इस मैप पे, उन्होंने समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया, और बाद में समुद्रगुप्त ने उन्हें उनका रूल करने के लिए वापस कर दिया, अलाउ कर दिया उन्हें। और जो इनर सर्कल है नेबरिंग स्टेट्स का, जिसमें असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और कुछ गण संघ, जिनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, कुछ संघ थे जैसे लिच्छवी संघ था, इस तरह के संघ हमने पढ़े थे नॉर्थ वेस्ट में, जिन्हें मैप में पर्पल से दिखाया गया है। ये समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट पे करते थे और उनके ऑर्डर्स को मानते थे और उनकी कोर्ट को भी अटेंड करते थे। और जो रूलर्स आउटलाइंग एरियाज के थे, जो कि थे इस मैप में ब्लू से दिखाया हुआ है, वो शायद से कुशान्स और शाकाज के डिसेंडेंट्स थे। और श्रीलंका के भी रूलर्स थे जो उन्हें सबमिट कर चुके थे, मतलब थोड़ा उनकी तरफ उनका झुकाव हो चुका था, उन जिन्होंने अपनी डॉटर समुद्रगुप्त को मैरिज के लिए दे दी थी। इस मैप में आप सब आइडेंटिफाई करना।
काफी पावरफुल थे समुद्रगुप्त इसके अकॉर्डिंगली। देखो जीनियोलॉजीज, तो देखो काफी प्रशस्तिज है, उनमें रूलर्स के एंसेस्टर्स के बारे में भी मेंशन आता है, जिसमें एक प्रशस्ति ऐसी भी है जिसमें समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर और मदर का भी मेंशन आता है, जिक्र आता है। उनकी मदर कुमारा देवी वो लिच्छवी गणा से बिलोंग करती थी, जिनके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में या शायद 6 में। लिच्छवी प्रिंस थे भगवान महावीर, और उनके फादर जो थे चंद्रगुप्त के, वो गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, जिन्हें महाराजा अधिराज का टाइटल मिला था। समुद्रगुप्त भी ये टाइटल यूज करते थे, और उनके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर का भी मेंशन मिलता है महाराजा की तरह। उन्हें सिंपली महाराजा की तरह दिखा दिया जाता है, वाइल उनके फादर और वो खुद महाराजा अधिराज इस तरह का टाइटल यूज करते थे। तो ऐसा फील होता है कि इनकी फैमिली धीरे धीरे इंपॉर्टेंस की तरफ राइज करती गई, धीरे धीरे मतलब खूब बढ़ते गए। तो देखो विक्रम संवत जो एरा 58 बिफोर क्राइस्ट एरा का है ना, उसे ट्रेडिशनली गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये जो तरीका था ना, उन्होंने इस तरह उन्हें इसे मार्क किया था शाकास के ऊपर अपनी विक्ट्री की तरह, और उन्होंने खुद को और उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल पाया था। विक्रम संवत उसी टाइम से जोड़कर देखा जाता है, 58 BC से जो टाइम शुरू होता है, ये जो टाइम है गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पर शाकास पर विक्ट्री की थी और विक्रमादित्य का टाइटल इन्हें मिला था। तो समुद्रगुप्त, जिन्हें इन टर्न फिगर्स इन द जीनियोलॉजीज ऑफ द लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी, तो जैसे ये सब जीनियोलॉजीज में समुद्रगुप्त के ऊपर के फोर फादर्स बताए हुए हैं, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, इनके फादर और फिर समुद्रगुप्त, तो उसी तरह समुद्रगुप्त का भी जिक्र अ, उनके बाद के जो रूलर्स थे ना गुप्ता डायनेस्टी के, उनके जीनियोलॉजीज में आता है, क्योंकि फिर ये उनके एंसेस्टर बन चुके थे। जैसे कि चंद्रगुप्त टू की जीनियोलॉजी देखेंगे तो उनके फादर समुद्रगुप्त दिखाए जाएंगे। हमें उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता लगता है। ही लेड एन एक्सपेंडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, मतलब उनका विस्तार वेस्टर्न इंडिया तक भी था। और व्हेन वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ शाकास, जहाँ पे उन्होंने शाकास के लास्ट रूलर को भी उखाड़ दिया था। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न पीपल, और लेटर बिलीफ के अकॉर्डिंगली उन मतलब ऐसी मान्यताएं थी कि उस उनके कोर्ट में बहुत विद्वान लोग थे, और उनके उनमें से कुछ लोगों के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ने वाले भी हैं। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र, देखो हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता लगा, लेकिन वी कैन फाइंड अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज। हर्षवर्धन जो किंग थे, ये आज से 1400 साल पहले हुए थे, और उनकी कोर्ट में एक पोएट था बाण भट्ट, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी। इसमें हर्ष की मतलब हर्ष जो भी एक किंग है हर्षवर्धन, इनकी जीनियोलॉजी भी पता चलती है, और बुक का एंड एक तरह से उनके किंग बनने पर खत्म हो जाता है। जुआनजेंग, जिनके बारे में हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, इन्होंने भी हर्ष के कोर्ट में, हर्षास कोर्ट में काफी टाइम बिताया था, और उसके बारे में काफी डिटेल्ड अकाउंट उन्होंने लिखा भी है। देखो हर्ष जो थे ना, हर्षा, वो अपने फादर के एल्डेस्ट बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो थानेसर के किंग बन गए जब उनके फादर और एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई थी। और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कनौज के रूलर थे, और उनको कनौज के रूलर को बंगाल के रूलर ने मार दिया था। तो हर्षा ने कनौज के रूलर मतलब उनके ब्रदर इन लॉ की किंगडम को ओवरटेक कर लिया, मतलब ले ली, और फिर बाद में उन्होंने एक आर्मी तैयार की बंगाल के रूलर के अगेंस्ट। ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, हर्षा जो थे वो ईस्ट की तरफ सक्सेसफुल थे, और मगध को भी उन्होंने जीत लिया था, और शायद हो सकता है बंगाल को भी जीत लिया, लेकिन वो दूसरी जगहों पर इतने सक्सेसफुल नहीं थे। उन्होंने नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन की तरफ मार्च करने की भी कोशिश की, लेकिन चालुक्य डायनेस्टी के रूलर पुलाकेशिन टू ने उन्हें रोक लिया। पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलाकेशिन प्रशस्ति, तो देखो पल्लवास और चालुक्यास, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में इस टाइम पर ही। जो किंगडम थी पल्लवास की, वो फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, मतलब उनका जो एक्सटेंड था ना, वो उनकी कैपिटल कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक का था। और जो चालुक्यास थे, उनका जो एक्सटेंड था वो रिवर कृष्णा और रिवर तुंगभद्रा के बीच में जो रायचूर डोब है ना, उधर तक था।
उधर तक, मतलब रायचूर डोब के अराउंड ही था। ए होल, ये थी चालुक्यास की कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था। इसे डेवलप किया गया था एक रिलीजियस सेंटर की तरह। इधर बहुत सारे मंदिर थे। पलवास और चालुक्यास एक दूसरे को कभी लैंड को लेके तो कभी किसी और रीजन से अटैक करते ही रहते थे। और स्पेशली ये अटैक एक दूसरे की कैपिटल सिटीज पे करते थे, जो कि काफी प्रोस्परस टाउन्स होते थे। तो चालुक्य डायनेस्टी के जो बेस्ट नोन रूलर है वो है पुलाकेशिन टू। हमें उनके बारे में प्राशस्त्य से पता लगता है, जिन्हें उनके कोर्ट के पोएट रवि कीर्ति ने बनाया है। ये हम प्राशस्त्य हमें उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी बताती है, हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। मतलब उनके पीछे की 4 जनरेशन, फादर से सन, इस तरह से फादर, फिर उनके सन, फिर उनके सन, फिर उनके सन, इस तरह से 4 जनरेशन का बता देती है। पुलाकेशिन को ये जो किंगडम थी ना, एविडेंसेस ऐसे बताते हैं कि उनके अंकल से मिली थी। रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग वो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट तक फैलाव रखते थे पुलाकेशिन अपनी एम्पायर का। इसके अलावा ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, मतलब उन्होंने हर्षा पर भी, हर्ष की भी थोड़ा सा वो रखा था कि हर्ष कितना बढ़ रही है। काफी एक इम्पोर्टेंट प्ले आता है उनकी पोयम का, जहाँ पे देखो पुलाकेशिन और हर्षा में अगर थोड़ी सी बात करें तो हर्षा का मतलब हो जाता है हैप्पीनेस, हर्षा मतलब हैप्पीनेस। तो पॉइंट कहते हैं कि जब हर्षा पुलाकेशिन से हार गई, तो डिलीट के बाद, वो डिफीट के बाद, हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, मतलब जो ये किंग थे हर्षा, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, अब इनमें हर्ष नहीं है। पुलाकेशिन ने पल्लव किंग को भी अटैक किया, जिन्होंने कांचीपुरम की वॉल्स के पीछे शेल्टर लिया, मतलब छुपकर बचे। लेकिन चालुक्य विक्ट्री काफी शॉर्ट लिव्ड थी, छोटे समय के लिए थी। अल्टीमेटली दोनों, जो पल्लवास और चालुक्यास थे, इनकी लड़ाई में नए रूलर्स, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और चोलास डायनेस्टी के थे, उन्हें भी मौका मिल गया था, जिनके बारे में हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? देखो, जैसे अर्लियर किंग्स का केस था, तो लैंड रेवेन्यू इनके लिए भी इम्पोर्टेंट ही थी काफी। और विलेजेस जो थे वही बेसिक यूनिट थे एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी कंट्रोल रखने के लिए इन्हें विलेजेस भी मैनेज करने पड़ते थे। काफी नए तरह के डेवलपमेंट्स भी थे। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट फ्रॉम मेन हु वर पावरफुल। किंग्स ने काफी अलग अलग तरीके से जो लोग पावरफुल होते थे ना, उनका सपोर्ट जीता था, या तो वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो या सोशली पावरफुल हो। और क्योंकि पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी उन्हें मिलती थी। फॉर इंस्टेंस, देखो कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी ना, वो इसलिए इन्होंने हेरिडिटरी कर दी थी। इसका मतलब सन्स फादर्स को सक्सीड कर देंगे इन्हीं पोस्ट पे। फॉर एग्जांपल, जो पॉइंट हरिशेन है, वो एक महादंड नायक भी थे। और महादंड नायक मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जैसे उनके फादर थे। समटाइम्स वन पर्सन मैन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, कई बार एक ही पर्सन काफी ऑफिस संभाल लेता था। फॉर इंस्टेंस, देखो ये जो हरिशेन थे, ये महादंड नायक तो थे ही, इसके अलावा हरिशेन कुमार मात्य मतलब एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे। और संधि विग्राहक मतलब वॉर और पीस देखने वाले मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट मैन जो होते थे ना, जिनका थोड़ा सा उनका ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा बोलचा मतलब चलती थी उनकी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों में थे नगर श्रेष्ठी। मतलब नगर श्रेष्ठी जैसे लोग, मतलब सिटी के जो चीफ बैंकर या मर्चेंट होते हैं बहुत पैसे वाले, वो इंक्लूडेड थे। सातवाहक मतलब मर्चेंट जो कारवा बनाकर जाते थे, उनके लीडर्स। और प्रथम कुलिका मतलब चीफ क्राफ्ट्समैन। और कायाष्ठास मतलब स्क्राइब्स के हेड, एंड द हेड ऑफ कायाष्ठास और स्क्राइब्स। स्क्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा था, मतलब जिन्हें लिखने का काम एकदम बढ़िया तरीके से आता हो। तो ये जो इस तरह की पॉलिसीज थी, ये इफेक्टिव थी। लेकिन जैसे जैसे ये लोग पावरफुल होते जाते थे, ये अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लेते थे। श्रेष्ठी, कायाष्ठ जैसे हेडमैन्स अपनी अलग किंगडम्स बना लेते थे। न्यू काइंड ऑफ आर्मी, तो देखो जैसे पहले के लोग होते थे, पहले मतलब पहले जो रूलर्स थे, तो उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती थी, जिसमें एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवेलरी और फुट सोल्जर्स होते थे। तो इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स भी होते थे, जो कि उनको, मतलब सेपरेट मिलिट्री लीडर्स, जो कि उनको ट्रूप्स देंगे जब भी उनको जरूरत हो। इन्हें रेगुलर सैलरीज से पे नहीं किया जाता था। इसके सैलरी के बजाय इन्हें कुछ लैंड दे दिया जाता था। ग्रांट ऑफ लैंड मतलब कुछ लैंड का अधिकार दे दिया जाता था। ये उधर से रिवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे उस लैंड से, और इससे वो सोल्जर्स और फोर्सेस को
मैनेज कर लेते थे जो भी रिवेन्यू आता था, और वॉरफेयर के लिए इक्विपमेंट दे देते थे। इस तरह के लोगों को सामंत कहा जाता था, सामंताज। जब रूलर वीक हो जाता था ना, तब यही सामंताज जो होते थे ये इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे, मतलब अपने आप ही अपनी नई किंगडम या फिर एम्पायर बनाने की कोशिश करते थे। देखो असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम्स, तो देखो एक इंस्क्रिप्शन है पलवास की, ये काफी लोकल असेंबलीज का इसमें मेंशन मिलता है। दीज इंक्लूडेड द सभा, ऐसी सभा इनमें इंक्लूडेड है जिसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स की एक असेंबली होती थी, मतलब ब्राह्मण लैंड ओनर्स की सभा होती थी। ये असेंबलीज जो होती थी, ये सभाएं जो होती थी, ये सब कमिटीज, मतलब इनके नीचे भी थोड़ी बहुत कमिटीज होती थी, इनके थ्रू फंक्शन करती थी। ये जो सब कमिटीज होती थी, ये इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, रोड बनाने के लिए, लोकल टेम्पल वगैरह बनाने के लिए, इस तरह के कामों को थोड़ा देख रेख करती थी। तो उर एक ऐसी विलेज असेंबली, मतलब कि जो गांव तक ही सीमित हो, एक ऐसी सभा विलेज असेंबली थी जो कि उन एरियाज में मिलती थी जहाँ पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं होते थे। और नगरम, ये थी मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन। नगरम एक मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी। हो सकता है कि ये जो असेंबलीज थी ये रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स या मर्चेंट्स वगैरह कंट्रोल करते हो। तो और जो काफी जो लोकल असेंबलीज थी ना, ये तो सदियों तक चलती रही। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, देखो हम ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे ना, ऑर्डिनरी लोग, उनकी लाइफ के बारे में काफी कुछ प्लेस या फिर दूसरी जगहों से पता कर सकते हैं। तो जैसे इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे कालिदास थे, ये काफी नोन पोइट या फिर रहे हैं। तो कालिदास को उनके प्लेस जो कि किंग की कोर्ट में कैसी लाइफ थी उसको डिपिक्ट करते हैं, उनकी वजह से जाना जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर था इन प्लेस का, कि जो किंग और कुछ ब्राह्मण्स होते थे ना, उन्हें तो दिखाया जाता था संस्कृत बोलते हुए, और वही जो नॉर्मल मैन विमेन या फिर दूसरे, और किंग के अलावा जो दूसरे लोग होते थे और कुछ ब्राह्मण प्राकृत बोलते थे, मतलब लोकल लोग प्राकृत बोल लेते थे और हायर क्लास लोग संस्कृत। तो उनका मोस्ट फेमस प्ले जो है अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक स्टोरी है। एक किंग जिनका नाम था दुष्यंत और एक यंग वुमेन जिनका नाम था शकुंतला, उनके प्यार के ऊपर बेस्ड, उनके लव पे एक स्टोरी है। तो हमें एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पे plight ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। तो इसी प्ले में ना अभिज्ञान शकुंतलम में हमें एक काफी इंटरेस्टिंग जिक्र मिलता है एक पुअर फिशरमैन की दुर्दशा का। देखो फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, एक फिशरमैन थे। तो एक बार क्या हुआ, किंग किंग जो दुष्यंत थे उन्होंने शकुंतला को एक रिंग दी, उस रिंग को खा गई एक मछली, और फिर फिशरमैन को एक मछुआरे को वो रिंग मिल गई। तो जब वो उस रिंग को लेकर पैलेस आए, तो पैलेस के गेटमैन ने उन्हें उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और चीफ पुलिस ऑफिसर जो थे ना, वो तो और भी ज्यादा रूड थे उस फिशरमैन की तरफ। फिर भी किंग हैप्पी थे जब उन्हें पता लगा कि रिंग मिल गई। तो उन्होंने फिशरमैन के लिए रिवॉर्ड भिजवाया। तो क्या होता है उसके बाद, पुलिस ऑफिसर और गेटमैन जो थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस रिवॉर्ड में से कुछ हिस्सा रख लेंगे। तो वो इसीलिए फिशरमैन के घर पे ड्रिंक के लिए चले गए, टू हैव अ ड्रिंक। और देखो जो चाइनीज पिलग्रिम थे ना, फाजियान, इन्होंने अनटचेबल्स की जो दुर्दशा थी ना, उनके बारे में काफी नोटिस किया। और ये दुर्दशा हाई और माइटी लोग करते थे, मतलब पावरफुल लोग थोड़े। तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि जिन्हें अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये सिटी की आउटस्कर्ट्स, मतलब थोड़ा बाहर के हिस्से पे रहेंगे। तो फाजियान लिखते हैं कि अगर इस तरह का कोई मैन मार्केट प्लेस या टाउन में एंटर कर जाता था ना, तो वो एक वुड के पीस को स्ट्राइक करता था जिससे कुछ आवाज आती थी। तो लोग समझ जाते थे कि ये वो अनटचेबल है, इसे हमें टच या फिर इसके भिड़के नहीं जाना। तो इस तरह से वो अपने आप को सेपरेट रखता था। और बाणभट्ट जो थे वो किंग की आर्मी के बारे में काफी विविड पिक्चर देते हैं, जो इसमें दिखाया हुआ है, द किंग्स आर्मी। देखो किंग ना काफी इक्विपमेंट्स के साथ ट्रेवल करते थे। वेपन्स के अलावा डेली यूज की भी चीज थी, जैसे मतलब जैसे पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, मतलब सोने के पैर रखने के लिए स्टूल्स, फूड, जिसमें फूड में ही गोट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, जिन्हें कार्ट्स पे या फिर पैक एनिमल्स, जैसे मतलब पैक एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें लोडिंग वगैरह के लिए यूज कर लिया जाता है, जैसे डोंकीज, कैमल्स वगैरह होते हैं ना। तो कैमल्स और एनिमल्स पर इनको लोड कर लेते थे। तो ये जो ह्यूज आर्मी थी ना किंग की,
इसको म्यूजिशियंस अकम्पनी करते थे, म्यूजिशियंस साथ में चलते थे जो कि ड्रम्स को बीट करते थे और अलग अलग तरह के हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स बजाते रहते थे, प्ले करते थे। तो विलेजर्स जो थे ना, जब भी किंग की आर्मी जब ट्रेवल कर रही है तो विलेजर्स उनको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते थे अपनी, मतलब मेहमान नवाजी उनकी करते थे। तो विलेजर्स हमेशा कर्ड्स मतलब दही गुड़ या फ्लॉर्स के साथ आते थे और एनिमल्स को भी फॉडर देते थे। वो कोशिश भी करते थे विलेजर्स की वो किंग से मिले और अपनी कंप्लेंट्स और पिटिशंस किंग को बताएं जो भी है। तो आर्मी हमेशा अपने पीछे डिस्ट्रक्शन भी छोड़ जाती थी, वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अटैक मार देती थी। तो जो आर्मी में एलिफेंट्स होते थे ना, वो अक्सर विलेजर्स के हट्स को कुचल देते थे। और कई बार मर्चेंट का कारवां भी जा रहा होता है तो उनसे बंदे जो बैल होते थे वो उस सारे शोर से, आर्मी के शोर से डर के भी भाग जाते थे। तो बाण भट्ट एक तरह से बता देते हैं कि पूरा वर्ल्ड ही जब आर्मी चलती थी ना था वो होल वर्ल्ड वाज स्वेलोड अप इन डस्ट, मतलब बहुत ज्यादा डस्ट उड़ता था, ऐसा लगता था कि पूरा संसार ही डस्ट में घुल गया है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। थैंक यू।